आज के क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हिस्ट्री ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें BHIC 131 इस कोर्स के 10वें सबक के बारे में 10th लेसन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही अहम है और ये हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दौर है जो ट्रांजिशन का दौर कहा जा सकता है, जिसमें बहुत बड़ी तब्दीली आती है। तब्दीली इस माने करके एक अहद का खात्मा होता है और एक दूसरा अहद शुरू होता है। इस सबक का जो उन्वान है उसमें हम लोग जनपद, महाजनपद, शहर, इन 3 तरह की आबादियों के बारे में गौर करेंगे और उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू है वो ये कि इन आबादियों में और इस ज़माने में माशरे की क्या सूरत थी, सोसाइटी कैसी थी, मईशत का क्या हाल था, इकॉनमी कैसी थी। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर हम लोग आज गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अहद क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कि वैसे तो आप जानते हैं कि तारीख का एक सिलसिला मुस्तकिल बना रहता है। इंसानी माशरा हमेशा पेशरफ्त करता रहता है। कभी इसमें बीच में ज़वाल या डिक्लाइन का भी ज़माना आता है, लेकिन फिर इसके बाद दोबारा तरक्की की रफ्तार पहले की तरह बन जाती है। अब ये तब्दीली 2 तरह से हो सकती है। एक तब्दीली उस सूरत में होती है जब अचानक कोई तब्दीली आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई इनकलाब आ जाए या कोई एक पूरा निज़ाम अचानक ख़त्म हो जाए, खोखला पड़ जाए, वो बिखर जाए। तो एक तो वो तब्दीली होती है अचानक या सडन चेंज, और दूसरी तब्दीली वो होती है जिसका अपना एक इर्तकाई सिलसिला होता है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, रफ्ता रफ्ता आती हैं, और जो सूरत हाल है उसमें अचानक नहीं लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता तब्दीली आती है और फिर उससे नया सिलसिला कायम होता है। हम लोग आज जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि वो एक पूरे दौर के बदल जाने का ज़माना है, मगर ये जो तब्दीली होती है, जो दौर बदलता है, उसका अपना एक पेस है, उसकी अपनी एक रफ्तार है, और वो रफ्तार बहुत सुस्त तो नहीं है, बहुत स्लो तो नहीं है, मगर उसका अपना एक एवोल्यूशनरी, अपना एक इर्तिकाई अमल है। पिछले कुछ सबक की बातें अगर आपको याद हों तो आपको याद आएगा कि सिंध नदी की जो तहजीब थी, या जिसे हम हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं, वो एक शहरी तहजीब थी, अर्बन कल्चर था। यानी वहाँ लोगों की ज़िंदगी बड़े शहरों में या छोटे शहरों में गुजर रही थी, और वहाँ जो माशरा था, जो मईशत थी, वो शहरी ज़िंदगी के मुताबिक थी। यानी तबकाती फ़र्क भी था, बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चर था, पैदावार का सिलसिला था, तिजारत का सिलसिला था, और ये आलम 1500 क़ब्ल मसीह तक या 1500 BCE तक बना रहा। इसके बाद हड़प्पा तहजीब का ज़वाल होने लगा। यह ज़वाल बतदरीज था।
हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहर तो अचानक ही बर्बाद हो गए, लेकिन दूसरे छोटे छोटे शहर इस मरकज से अलग बसते रहे। इनमें वो पहली जैसी खूबियां नहीं थी, लेकिन पुरानी रवायत को किसी हद तक इनमें बरकरार रखा गया। और फिर आर्यों का जब हिंदुस्तान में आना हुआ और उनका जो कब्जा था, जो उनका कंट्रोल था, वो एक बड़े इलाके में फैल गया। बुनियादी तौर पर जो सप्त सिंधु की बात की जाती है, पंजाब और उससे मुत्तसिल जो इलाका है, तो उन जगहों पर शहरी आबादी का या शहरी जिंदगी का जवाल हो गया और एक देही, एक रूरल पैटर्न ऑफ लाइफ, देही तर्ज जिंदगी उन जगहों पर शुरू हुई। वो एक नया तर्ज था, एक नई तर्ज थी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि बड़ी आबादी वाले शहर या नहीं थे या बस्तियां नहीं थीं, और तिजारत की बहुत गुंजाइश नहीं थी। मसनूआत या प्रोडक्ट्स को बनाना नहीं मुमकिन था, और सारी जो मैशत थी वो बस ज़राअत या एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये सिलसिला एक लंबे अरसे तक बना रहा, तकरीबन 1000 साल तक। तब्दीलियां आने लगी थी इसी बीच, लेकिन इन तब्दीलियों का जो पूरे तौर पर इजहार हुआ, जो पूरे तौर पर इन तब्दीलियों को लोगों ने महसूस किया, तारीख में इस तब्दीली को एक तरह से दर्ज किया गया, तो वो 6th सेंचुरी BCE का जमाना था। छठी शताब्दी या छठी सदी कब्ल मसीह। अब आपको फिर एक बार सिर्फ याद दिलाने के लिए हम कह दें क्रोनोलॉजी के बारे में कि 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक अर्ली वैदिक पीरियड है, और फिर 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक लेटर वैदिक एज है। ये अर्ली और लेटर वैदिक एज के दरमियान बहुत सारी तब्दीलियां हो रही थी, और यही तब्दीलियां 6th सेंचुरी BC में आकर, यानी 500 BCE ऑनवर्ड्स, इस दौर में आकर हिंदुस्तान में इंसानी जिंदगी के एक बिल्कुल नए पैटर्न, एक बिल्कुल नई तर्ज की बुनियाद बन गई। आज इन्हीं तब्दीलियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और शुरुआत हम लोग करेंगे जनपद से। जनपद आप कह सकते हैं कि एक छोटी रियासत थी। इससे पहले आर्यों की जो बस्तियां थीं, उनमें एक बड़ी अहम बात ये थी कि उनकी जो जगराफियाई हदूद थी, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, वो मुस्तहकम नहीं थी या फिक्स्ड नहीं थी। उनमें वक्त के साथ, हालात के साथ तब्दीली होती थी। किसी एक इलाके में जहां पर कोई कबीला बस गया, वो इलाका उस कबीले के कब्जे में रहा, उस कबीले की वहां हुकूमत रही। लेकिन जब वो कबीला वहां से किसी दूसरी जगह चला गया, चले जाने की वजह थी, आप जानते हैं कि उस जमाने में जो आर्य कबीले आए थे, उनकी जिंदगी नोमैडिक थी, खाना बदोशी की जिंदगी थी। तो जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह उनका आना जाना होता रहता था, और जब वो किसी एक जगह से हटकर किसी दूसरी जगह जाकर बस जाते थे, तो उनकी रियासत भी उस नई जगह पर हो जाती थी। फिर वो कहीं और चले गए, तो रियासत की जो जगराफियाई हदूद थी, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, वो बदलती रहती थी माइग्रेशन के प्रोसेस के नतीजे में, हिजरत के अमल के नतीजे में। इसके बरखिलाफ हम लोग लेटर वैदिक पीरियड से, जो अवाखिर है वैदिक अहद का, उसमें
जनपद की एक नई सूरत देखने लगते हैं, एक नई इकाई बनती है। और जैसा हमने आपसे कहा, ये एक छोटी रियासत थी। इस जनपद की खास बात ये थी कि यहाँ जगराफियाई हदूद मुतय्यन थी, फिक्स्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी। ऐसा नहीं था कि इस रियासत की सरहद आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगी, या चंद बरसों के बाद कुछ और हो जाएगी। अब जो भी इसकी सरहद थी वो फिक्स हो गई। अब अगर इसमें तब्दीली आती थी, और आती रही है, मगर दूसरे अंदाज में, अगर तब्दीली आती थी तो उसी सूरत में जब जंग के जरिए कोई नया इलाका जीतकर इसमें शामिल किया जाए। तो अब यहाँ जो तौसी की बात थी, एक्सपेंशन की बात थी, बाउंड्रीज के बदलने की बात थी, वो पीसफुल माइग्रेशन के तौर पर नहीं थी। अब ये वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, जंग और फतह का नतीजा थी। और जाहिर है कि जंग और फतह की जब बात होगी तो जरूरी होगा कि जो रियासत है उसके पास मुनासिब फौजी ताकत भी हो। तो जनपद की सूरत हाल इस मामले में अलग हो गई कि एक तो इसकी एक जोग्राफियाई पहचान बन गई, दूसरे यहाँ हुकूमत का जो इंतज़ाम था वो पहले के कबीलों के मुकाबले में, या जो कबीलाई रियासतें थीं उनके मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म था, ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। और रियासत के जो अलग अलग अज्जा होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अब बन गए थे। अब जैसे राजा था, राजा तो कबीलों में भी होते थे, राजन कहलाते थे, लेकिन जनपद में अब जो राजा था वो ज्यादा मजबूत हैसियत रखता था, ज्यादा वो पावरफुल था, उसके साथ एक मुकम्मल पैराफर्नेलिया था, पूरा अमला फैला था हुकूमत को चलाने के लिए। तो ये एक नई बात आ गई थी। जगराफियाई हदूद एक बात थी, दूसरे की रियासत की ताकत अब ज्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गई थी। और ये एक तरह का तब्दीली का वही दौर है जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, और छोटी रियासतें अब बन रही हैं कबीलाई रियासतों के बदले में, जगराफियाई रियासतें बन रही हैं। और यहाँ हुक्मरान तबका जो है, जो रूलिंग क्लास है, वो ज़्यादा मजबूत है और उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं। जंगें तो पहले भी होती थीं, लेकिन उस जंग का मकसद ज़मीन नहीं हासिल करना था, दौलत हासिल करना था। अब वो मवेशियों की शक्ल में हो सकती थी, अनाज की शक्ल में हो सकती थी, लेकिन अब जंग का मकसद था नई ज़मीन को हासिल करना। तो जब नई ज़मीन हासिल होने लगी और जनपद का जो इलाका था, उसका जो एरिया था, वो बढ़ने लगा, उसमें वसअत हुई, तो जनपद महाजनपद में बदल गए। जनपद छोटी रियासत है, महाजनपद उसी से डेवलप होने वाली और तरक्की याफ्ता शक्ल में बड़ी रियासत है। और महा का जो लफ्ज है उससे आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि जनपद और महाजनपद में महाजनपद जनपद की ज्यादा बड़ी, ज्यादा तौसीशुदा शक्ल थी। अब ये जो महाजनपद के तौर पर एक नई रियासत बनती है, इसका सबसे पहले जिक्र हमें बौद्ध धर्म के हवाले से जो कुछ किताबें हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य भी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उन रचनाओं में या उन किताबों में, उन टेक्स्ट में हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर आप अपना लेसन देखेंगे, जो इंग्लिश वर्शन है आपके लेसन का, उसमें पेज 274, 274 सफ़े को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इन 16 महाजनपदों की पूरी फहरिस्त मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। और उसी सफ़े पर ऊपर के हिस्से में एक नक्शा है, हिंदुस्तान का मैप है, और उसमें आप देखेंगे कि वो जो 16 महाजनपद हैं उन सब का जो लोकेशन है, जो उनका महल वक़ू है, वो दिखाया गया है। तो हम फिर अपनी बात को एक बार दोहराएं कि जनपद और इनसे ज़्यादा वसी शक्ल में महाजनपद
जो थे, इनकी एक तयशुदा जगराफियाई सरहद होती थी और इसीलिए आप नक्शे पर उसको आसानी से डिमार्केट कर सकते हैं। तब्दीली होती थी लेकिन कम होती थी, और जब होती थी तो जंग और फतह के नतीजे में होती थी। जनपद के जो राजा थे, जाहिर है कि वो महाजनपद के राजाओं से कमतर थे। कमतर इस माने कर कि उनका वो रुतबा नहीं था, उनकी रियासत इतनी बड़ी नहीं थी, उनके पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, उनकी जंगी सलाहियत या फौजी ताकत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनपद एक इब्तदाई शक्ल है एक इलाकाई रियासत की, और उसी की ज़्यादा बेहतर शक्ल उसकी जो वसी शक्ल है वो महाजनपद है। और 6th सेंचुरी BCE का ज़माना आते आते 16 ऐसे महाजनपद हिंदुस्तान में कायम हो चुके थे। अब यहां पर एक और दूसरी बात आप देखें, हमने नक्शे का हवाला आपको दिया है, और आप नक्शा अपने सामने रखेंगे तो ये बात और भी वाज़ेह हो जाएगी, समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। ये सारे महाजनपद जो हैं वो शुमाली हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप शामिल कर लें इस पूरे इलाके में, तो उसके बाद जो ज़्यादा मेन हिस्सा है सेंट्रल इंडिया का, और उसके बाद जो साउथ इंडिया का इलाका है, जो जनूबी हिंद है या जो वस्ती हिंद है, उसमें सॉरी आपको इतने बड़े महाजनपद या इतनी बड़ी रियासतें नहीं मिलेंगी। तो अब ये बात भी काबिल गौर है कि ये महाजनपद पहले शुमाली हिंदुस्तान में ही क्यों कायम हो सके। उसकी वजह ये थी कि एक तो शुमाली हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में पहले से शहरी जिंदगी की रिवायत थी, दूसरे ये इलाका अपनी माशी हालत के मामले में या अपने माशी वसाइल के मामले में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मामले में ज़्यादा बेहतर था। नदियों के किनारे यहाँ खेती का काम बड़े पैमाने पर होता था, नदियों के ज़रिए तिजारत का काम होता था, तो यहाँ की जो मईशत थी वो वस्त हिंदुस्तान या जो जनूबी हिंदुस्तान था उस इलाके की मईशत से ज़्यादा बेहतर थी। और इसीलिए जो माशी वसाइल बड़ी रियासतों के लिए लाजमी होते हैं, जिनके बगैर बड़ी रियासतें कायम नहीं हो सकती हैं, वो माशी वसाइल उस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में मौजूद थे। और आप देखेंगे कि पंजाब से लेकर के तकरीबन बिहार के आखिर के हिस्से तक आपको ये जनपद, ये महाजनपद एक सिलसिले से मिलेंगे। एक बात और, ये जो महाजनपद हैं इनमें बेशतर ऐसे हैं जहां बादशाहत है, किंगशिप है या मोनार्की है, लेकिन चंद ऐसे भी हैं जहां जमहूरियत है, जहां रिपब्लिक है। आमतौर पर रिपब्लिक्स के शक्ल में जो रियासतें हैं वो छोटी हैं, और अगर आप जो आज का उत्तर प्रदेश है उसके इलाके में जो रियासतें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो निस्बतन छोटी रियासतें हैं। और फिर वहाँ से आप जब हिमालय की तराई की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ फिर बिल्कुल छोटी छोटी जमहूरी रियासतें हैं, तकरीबन 10 का नाम मिलता है। एक बड़ी जमहूरी रियासत भी है जो बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है और जो सही मानों में इन महाजनपद के जुमरे में आती है, और ये है वज्जी जमहूरियत या वज्जी गणराज, द वज्जियन रिपब्लिक, जिसका कैपिटल जो था, जिसकी कैपिटल सिटी या उसकी दारुल हुकूमत वैशाली में थी। तो जो 16 बड़े महाजनपद की हम लोग बात करते हैं उसमें एक वैशाली या वज्जी गणराज ही एक ऐसी मिसाल है जब एक जमहूरी निज़ाम किसी महाजनपद में आपको मिलता है।
बाकी जगहों पर बादशाहत का ही निज़ाम है। अब हम लोग इस बात को भी देखें, थोड़ी उस पर अभी बात हुई भी है कि ये महाजनपद इलाकाई इकाइयों की शक्ल में है। इनकी अपनी एक मखसूस शनाख्त है। शनाख्त इस माने करके इलाके से शनाख्त है, जो हुक्मरान है उससे शनाख्त है, और जिस इलाके में ये कायम है वहाँ की जो अपनी एक तहजीब है या वहाँ की जो रिवायत है वो भी इसकी एक शनाख्त है। तो टेरिटोरियल आइडेंटिटी भी है, एक उसका स्पेसिफिक नेचर भी है, और जो लोकल ज्योग्राफी और कल्चर है वो भी उसको एक अलग पहचान देता है। इसलिए अलग अलग जो महाजनपद हैं वो एक दूसरे से बहुत सारे मामले में मुख्तलिफ हैं। जैसे एक फ़र्क हमने अभी आपसे कहा कि वैशाली एक बिल्कुल अलग मिसाल है जो एक जमहूरियत की शक्ल में है। अब इसके बाद जनपद और महाजनपद के बाद एक और नाम आप देखेंगे, शहर या अर्बन सेंटर। हम लोग जब आम बातचीत में शहर का जिक्र करते हैं तो उसका हम लोग कोई बहुत वाज़ेह तस्वुर अपने सामने नहीं रखते हैं। ये मानकर चलते हैं कि बड़ी आबादी है और वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, और वहाँ कुछ तजारत भी है, कुछ सनत और हिरफत भी है। लेकिन जब तारीख के नुक्ते नज़र से हम लोग बात करते हैं, तारीख को जब हम देखते हैं और वहाँ हम शहर की बात करते हैं, तो कुछ खासियतें, कुछ स्पेशल फीचर्स हमें नज़र आते हैं और उन पर तवज्जो देना ज़रूरी हो जाता है। कि दुनिया में जहाँ भी आप देखेंगे कि अर्बन सेंटर की बात कही जाती है, एक शहरी आबादी की बात कही जाती है, तो उसमें कुछ बुनियादी ज़रूरतें या कुछ बुनियादी खसूसियतें होती हैं। पहले तो ये कि उसका इलाका बड़ा होगा, लार्ज टेरिटोरियल एंटिटी होगी। एक गांव में और एक शहर में जो बुनियादी फ़र्क है, पहला वो ये है कि उनके इलाके में फ़र्क होगा। गांव का इलाका छोटा होगा, शहर का इलाका बड़ा होगा। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि और ये बिल्कुल सामने की बात है कि जब इलाका बड़ा होगा तो आबादी भी बड़ी होगी। लेकिन ये बड़ी आबादी इस मामले में भी एक अपनी पहचान रखती है कि उसमें कई तरह के लोग होंगे, यानी एक मखलूत आबादी होगी, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन होगा। गांव में इस तरह का मिक्स पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सनत से जुड़े हुए लोग, पेशे से जुड़े हुए लोग, कभी दूसरे इलाकों से आकर रहने वाले लोग, ये शहर में साथ रहते हैं। तो शहर की जो आबादी है वो बहुत ही मुख्तलिफ़ुन्नौ होती है, उसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये मिक्स पॉपुलेशन शहर की दूसरी ख़ास बात, बड़ा इलाका है, मखलूत आबादी है। तीसरी बात यह है कि यहाँ एक मरकज़ी सियासी निज़ाम होगा, एक सेंट्रल पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, जो गाँव में ज़रूरी नहीं है। गाँव में जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पंचायत है, वो आपस में मामलों को तय कर लेती है। लेकिन शहरों में एक हाकिम होगा, और वही हाकिम शहर के सारे कामों को देखेगा। और ये काम ज़्यादा बड़ी नौइयत के हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जब कई तरह के लोग साथ रह रहे हैं, एक मखलूत आबादी है, तो उनमें हर एक का क्या हक होगा, हर एक को क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हर एक के लिए क्या ज़िम्मेदारी होगी, इसको तय करना ज़रूरी है। वरना शहरी ज़िंदगी की अपनी एक मुनज़्ज़म शक्ल नहीं बन पाएगी। तो ये तय करने के लिए हाकिम या हुक्मरान तबका होगा। गाँव में हमने आपसे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वसी इलाका हो गया, मखलूत आबादी हो गई, हुक्मरान तबका हो गया। अब मईशत का जहाँ तक सवाल है, तो शहर की मईशत गाँव की मईशत से बिल्कुल अलग है।
गांव में बुनियादी काम है खेती बाड़ी का काम, ज़राअत का काम, और शहर में बुनियादी काम है क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन का काम, यानी सनत व हिरफत का काम। ज़राअत या एग्रीकल्चर शहर की माशी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आसपास के गांव से जो अनाज आता है वो शहर में खुराक की कमी को दूर कर देता है। वो सस्टेन करने के लिए शहर को आसपास के इलाके का एग्रीकल्चरल सरप्लस है। शहर में लोग छोटे छोटे सामान बनाते हैं, और फिर आप देखिएगा कि इससे शहर की एक पहचान होती है। आज भी आप देखते हैं कि कोई ख़ास सामान किसी एक शहर में ज़्यादा शोहरत रखता है। आप देखेंगे कि जो इस पर सजावट का काम होता है मेटल वेयर पर, मेटल क्राफ्ट में आज भी मुरादाबाद का नाम बहुत मशहूर है, जो वहाँ पर काम होता है। या मीना का काम राजपूताना के इलाके में बहुत मशहूर है। तो कुछ ऐसी सनतें बन जाती हैं, कुछ ऐसे क्राफ्ट्स डेवलप कर जाते हैं जो उस इलाके की एक खास पहचान बन जाते हैं। अब जब क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए तजारत की ज़रूरत होती है, ट्रेड ज़रूरी हो जाता है, और ट्रेड या तजारत के ज़रिए ही आप फिर शहर के लिए ज़रूरी माली वसाइल या जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हासिल करते हैं। क्योंकि अगर आप सामान बना भी लीजिए तो उसका कोई ख़ास मायने नहीं है जब तक कि उस सामान की तजारत नहीं होती है, उससे आमदनी नहीं हासिल होती। तो ये चीज़ें हो गई। और एक आखिरी बात यह है कि जो शहर होते हैं उनमें आमतौर पर बहुत ही पुरस्कार इमारतें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं। उसकी वजह है, एक वजह तो ये है कि गांव में उतने माशी वसाइल ही नहीं होते हैं कि बहुत बड़ा कोई तामीरी काम किया जाए, कोई बहुत बड़ी इमारत बनाई जाए। पैसे की ज़रूरत होती है, उतना पैसा होता नहीं है। शहर में वो पैसा है, वो वसाइल हैं। दूसरे ये कि इमारत को बनाने के लिए आपको ऐसे मजदूरों की ज़रूरत होती है जिन्हें हम बिल्डर्स कह सकते हैं, मेसन्स कह सकते हैं, राज या मिस्त्री जिन्हें हम आमतौर पर लोकल ज़बान में कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो मकानों को बनाने के काम में महारत रखते हैं। तो ये जो हिस्सा है आबादी का, मेसन्स और बिल्डर्स का, ये आपको गांव में मिलेगा नहीं, शहर में मिलेगा। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, इंसानी वसाइल मजदूरों की शक्ल में, माली वसाइल तजारत और दूसरे कामों से होने वाली आमदनी की शक्ल में, ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो बड़ी इमारतों को बनाने का एक सिलसिला मुमकिन होता है। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि जो हुक्मरान होते हैं, जो रूलिंग क्लास के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो अपनी ताकत है या उनकी जो शान शौकत है उसकी नुमाइश हो सके। और वो नुमाइश इन्हीं इमारतों के तौर पर होती है। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े पब्लिक हॉल्स हैं, या और भी इस तरह की चीज़ें हैं। एक सिलसिला जो और जगह दुनिया में मिलता है, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, हिंदुस्तान में कुछ बाद में आता है, मकबरों की बात है। जो बादशाह या जो हुक्मरान मर जाते थे उनको दफन किया जाता था। अब मिस्र में जो पिरामिड्स हैं वो भी मकबरे की शक्ल में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट था। लेकिन हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग अभी देखें तो बड़े शहर हैं, बड़ी इमारतें हैं। ज़ाहिर है जो ताजिर थे, जो तिजारत करने वाले लोग थे, उनके पास भी पैसा था, तो भी बड़े घर अपने लिए बनाते थे। बादशाह के महल जितने बड़े तो नहीं, लेकिन एक आम मकान जो था उससे बेहतर मकान होते थे। गांव में तो इस तरह के मकानों का तस्वुर ही नहीं था, कच्चे मकान हुआ करते थे। तो शहर के लिए ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें थी जो शहर को गांव से अलग करती हैं। अब हम लोग बात करें जो 16 महाजनपद हैं उनके हवाले से। वैशाली को छोड़कर बाकी सब मोनार्किकल स्टेट्स हैं। और अगर एक मिसाल आपके आगे हम रखें कि बिहार का जो इलाका है
इसमें उस जमाने में 3 महाजनपद थे, मगध, और इससे पूरब में अंग, और उत्तर में वज्जी गणराज। ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये उत्तर में जमहूरिया और दक्षिण में बादशाहत, ये क्या वजह थी उसकी? उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि जो गंगा नदी है, जो दरअसल बिहार की एक तरह से लाइफलाइन है, सारी तिजारत इससे होती थी, तो गंगा का जो दक्षिण का किनारा है, जो जुनूबी किनारा है गंगा का, वो कश्ती चलाने के लिए, नेविगेशन के लिए, कश्तीरानी के लिए ज़्यादा मुनासिब था बनिस्बत शुमाली किनारे के, जहाँ फ्लड्स और दूसरी वजहों से बोट्स का चलाना, कश्तियों का चलाना ज़रा मुश्किल था। तो चूंकि सदर्न बैंक के रास्ते से तिजारत होती थी, तो तिजारत से जो दौलत आती थी वो भी इसी इलाके में ज़्यादा थी, और जब इस इलाके में दौलत ज़्यादा थी तो फिर खुद ब खुद बड़े शहर बनने लगे। आप देखिएगा इस ज़माने में एक वज्जी गणराज को आप छोड़ दीजिए, तो नॉर्थ बिहार में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उस अक्रॉस द गैंजेस के हिस्से में कोई बड़ी रियासत आपको नहीं मिलेगी। और वज्जी गणराज के बारे में भी हमने आपसे कहा, और आपको यकीनन याद होगा कि यहाँ भी छोटी छोटी रियासतें थी, और इनका एक तरह से कन्फेडरेशन था। ये सब मिल करके एक बड़ी रियासत के तौर पर, एक महासंघ के तौर पर मुनज़्ज़म थी, और वही वज्जी गणराज था। कई छोटे छोटे कबीले इसमें शामिल थे। तो रिसोर्सेज का बहुत बड़ा फर्क था, और जाहिर है कि जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो फिर एक ताकतवर हुक्मरान तबका भी सामने आएगा, जो इन रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा, जो इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सदर्न साइड है गैंजेस का, या और भी इलाकों में जहाँ दरिया के रास्ते से तिजारत होती थी, वहाँ जिस किनारे से, जिस बैंक की तरफ से तिजारत होती थी, वहीं ज़्यादा बड़ी रियासतों का क़याम होता था। अब ये 16 महाजनपद जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 6th सेंचुरी BC में वजूद में आ चुके हैं, और इसी ज़माने में इनके बीच फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है आपसी कन्फ्लिक्ट का, या आपसी तनाज़े का, आपसी तसादुम का। और इनमें मगध का जो महाजनपद है, वो रफ्ता रफ्ता अपने पड़ोसी महाजनपदों को जीत कर अपनी सरजमीन में मिला लेता है, यानी उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनकी तौसी होती है, उनका एक्सटेंशन होता है, और ये एक्सटेंशन कॉन्क्वेस्ट के जरिए है। हमने पहले ही आपसे कहा कि जब हम जनपद की बात करते हैं और महाजनपद की बात करते हैं, तो वहाँ जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड है, मगर उनमें थोड़ा फर्क भी आता है, थोड़ी तब्दीली भी आती है, और वो तब्दीली पुराने तौर पर नहीं आती है, बल्कि वो जंग और फतह के जरिए हासिल की जाती है। तो जैसे मगध ने अंग पर कब्जा कर लिया, वैशाली पर कब्जा कर लिया, कौशल पर कब्जा कर लिया, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और मगध एक बहुत बड़े साम्राज्य में, एक बहुत वसी सल्तनत में, एक एम्पायर में बदल गया। वो आपके कोर्स का एक दूसरा चैप्टर है, और उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 एंटिटीज हमारे सामने हैं, जनपद और महाजनपद, इनकी क्या अहमियत है सियासी तौर पर, और सियासी ज़िंदगी में जो तरक्की होती है, जो एक छोटे से बड़े स्टेट बनते हैं, बड़ी रियासतें बनती हैं, उसका क्या प्रोसेस रहा है। और इसी के साथ हमने एक बात और आपसे अभी तक जो बातें हैं उसमें कहा कि शहर क्या थे, शहरों की खसूसियत क्या थी, और क्यों शहरों का हिंदुस्तान में दोबारा उरूज हुआ। क्योंकि आप देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले शहरी जिंदगी का जो आगाज हिंदुस्तान में हुआ, वो सिंध की तहजीब के, या हड़प्पा की तहजीब के साथ हुआ। उसे हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन या शहरी जिंदगी का पहला दौर कहते हैं। उसके बाद आर्यों का ज़माना आता है, शहरी तहजीब फना हो जाती है, और फिर
6th सेंचुरी BCE में शहर दोबारा उरूज पर आते हैं और शहरों के साथ साथ ये महाजनपद बनते हैं और हिंदुस्तान की तारीख में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है, यानी शहरी जिंदगी का जो दूसरा दौर है, वो शुरू होता है। और ये सिलसिला फिर आगे चलता रहता है काफी लंबे अरसे तक, 1000 साल से ज्यादा ये प्रोसेस अर्बनाइजेशन का और पॉलिटिकल एक्सपेंशन का चलता रहता है। अब आइए हम लोग ये भी देखें कि जो सियासी सूरत हाल थी जनपद और महाजनपद की, उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हमें मिलते हैं इस दौर में जिनका ताल्लुक इंसानी आबादियों से है, शहरों से है, और इनकी फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग दर्जे हैं इनके। जैसे एक बहुत आम सा जो लफ्ज है वो है पुर। अंग्रेजी में पूरा हम लोग लिखते हैं। पुर एक शहर के लिए था, छोटा सा शहर। आप आज भी देखेंगे कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जिनके नाम के आखिर में ये लफ्ज पुर जुड़ा हुआ है। आप बिहार में ही देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर है, और भी ऐसी मिसालें हैं। तो पुर बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलाका था जो गांव से अलग था, छोटा शहर था, उसको आप कस्बा भी कह सकते हैं, और वहां लोग रहा करते थे। लेकिन ये ज्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म था बनिस्बत दूसरे कैटेगरी के, दूसरे दर्जे के शहरों के, जिन्हें हम दुर्ग का नाम देते हैं। दुर्ग फोर्टिफाइड एरियाज थे, यानी ऐसे इलाके थे जिनकी किलाबंदी की गई थी। तो किलाबंदी होने की वजह से यहाँ ज्यादा जो अहमियत थी वो फौज या फौजियों की तबलीग थी, और ऐसे शहरों की अहमियत भी फौजी वजह से होती थी। रियासत की हिफाजत के लिए, तो मुनासिब तरीके से अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ भी ऐसी बस्तियाँ या ऐसी आबादियाँ थीं जहाँ तुनुकन आप मौजूद देखते हैं, जहाँ किले बनाए जाते थे, तो वो दुर्ग के रूप में थे। तो पुर और दुर्ग ये दो पहले नाम आपके सामने हैं, जिसमें ये एक हल्का सा फर्क आप महसूस करेंगे कि पुर एक तरह से ऐसे शहर हैं जो सिविल नेचर के हैं, और दुर्ग ऐसे शहर हैं जो मिलिट्री नेचर के हैं। शहर दोनों हैं, पुर का इलाका ज्यादा बड़ा है दुर्ग के मुकाबले में, और अहमियत के मामले में पुर सभी तरह के कार्रवाइयों का हिस्सा है, और दुर्ग बुनियादी तौर पर फौजी कामों के लिए है, फौज के जरिए हिफाजत के लिए। फिर एक और नाम आप देखेंगे, निगम। निगम भी शहर थे, मगर उनकी अपनी अलग खुसूसियत थी, और निगम के तौर पर वो शहर होते थे जो तिजारत के मरकज थे। ऐसे शहर जहाँ ताजिरों की आबादी थी, जहाँ तिजारत का काम होता था, जहाँ दूसरी जगहों से भी लोग आकर के सामान खरीदने का और बेचने का काम करते थे, कुछ वहाँ पर बस भी जाते थे। तो ये इस तरह के जो शहर थे जहाँ मखलूत आबादी थी, जहाँ तिजारत थी, जहाँ ज़्यादा माशी काम हो रहे थे, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो निगम की शक्ल में। और अक्सर ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ये जो निगम थे, इनका जो नज़्म था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो वहीं पर जो तिजारत करने वाले लोग थे, जो ताजिरों का तबका था, वही आपस में मिलकर के इनका भी नज़्म नसब देखता था। उसके बाद चौथा नाम आपको मिलेगा जो है नगर। अब नगर इन सब में सबसे बेहतर, सबसे आला सतह का मकाम है, क्योंकि नगर में बादशाह भी रहते थे, जो हुक्मरान तबका था वो भी रहता था, जहां जो तिजारत होती थी तो ताजिरों का भी तबका था, फिर जो पुजारियों का तबका था, ब्राह्मणों का जो तबका था, वो भी यहाँ रहता था, क्योंकि बादशाहों से या राजाओं से उसको प्रश्रय मिलता था, उसकी सरपरस्ती होती थी।
तो यहाँ जो सिविल पॉपुलेशन था और जो मिलिट्री पॉपुलेशन था, जो गैर फौजी और जो फौजी हिस्सा था आबादी का, सब एक साथ रहते थे। तो जाहिर है इसका इलाका भी बड़ा था, आबादी भी बड़ी थी, और इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए बादशाह रहा करता था। बादशाह का महल होता था ऐसे नगरों में। तो ये सब शहरी आबादियां हैं, पुर, दुर्ग, निगम, नगर, ये सब शहरी आबादियां हैं। और शहरी आबादियों की ये अलग अलग दर्जों की नुमाइंदगी करती हैं। पुर एक आम शहर है, दुर्ग फौजी अहमियत का शहर है, निगम तिजारत का मरकज है, और नगर इन सब की मिली जुली शक्ल है। ये तो शहरों का मामला है। शहरों के अलावा भी आपको बस्तियां इस जमाने में मिलती हैं, और ये बहुत ही साफ है, बहुत ही ऑब्वियस है कि सारी आबादी तो शहरों में ही नहीं रह सकती थी। शहरों के बाहर भी आबादियां थी, बस्तियां थी, और ये सेटलमेंट ज्यादातर गांव के तौर पर, या जो देही आबादी थी उसके मरकज के तौर पर। तो रूरल सेटलमेंट्स जो थे वही हम लोग इन सेटलमेंट्स के या इन बस्तियों के तौर पर देखते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ शहर थे, या जो अलग अलग मरकज थे आबादियों के, इनका एक अपना माशरा था, एक अपनी सोसाइटी थी, एक अपनी पॉलिटी थी, हुकूमत का निज़ाम था, माशी निज़ाम था। तो उस हिसाब से ये जो शहर थे, पुर हैं और दुर्ग हैं और निगम हैं और नगर हैं, इनमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या समाजी दर्जाबंदी और उसके साथ तबकाती तफरीक या क्लास डिस्टिंक्शन, ये भी नुमाया तौर पर हमें देखने में मिलता है। तो एक तो ये है कि एक दर्जाबंदी है, और दूसरी ये है कि एक तफरीक है। दर्जाबंदी उतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। दर्जाबंदी का ताल्लुक ज़्यादातर आपके पेशे से, आपके कामकाज से था, और उस हिसाब से कुछ लोग ज़्यादा बेहतर मर्तबा रखते थे, कुछ लोग कमतर मर्तबा रखते थे। लेकिन जो दूसरा मामला था, यानी कास्ट डिस्टिंक्शन का या तबकाती तफरीक का, वो समाज के लिए एक बड़ा मसला था, गर्चे वो समाज का एक लाजमी जुज़ भी था। आमतौर पर शहरों में हम लोग तीन तबकों की बात करते हैं। एक तो गृहपति है। गृहपति वो है जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक हाउस होल्डर है, एक खानदान, एक परिवार का वो मुखिया है, और उस सूरत में वो शहरी आबादी के मामलों की देखरेख करता है। दूसरा ताजिर है या मर्चेंट है। अब ताजिर मकामी भी हो सकते थे, लोकल भी हो सकते थे, बाहर से आकर बसने वाले भी हो सकते थे। तो इनमें ज्यादा मखलूत आबादी थी इनकी, और ये आमतौर पर अपने मामलों का फैसला खुद ही कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कोई सामान अगर बिक रहा है तो उसकी क्या कीमत ली जाएगी, प्राइस कैसे फिक्स होगा, तो ये जो ट्रेडर से आपस में तय कर लेते थे। इसमें स्टेट की इंटरवेंशन की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनके बावजूद वो जो एक डिस्टिंक्शन था, क्लास डिस्टिंक्शन था बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, हाकिम और महकूम के बीच जो तबकाती तफरीक थी, वो माशरे में कायम थी और वो बनी रही। और ख़ास तौर पर जहाँ हम बादशाहत देखते हैं, और ज़्यादातर हम बादशाहत ही देखते हैं, वैसी रियासतों में यह तबकाती तफरीक रूलर और रूल के दरमियान बहुत नुमाया रही है। लेकिन एक और बात जो इस तबकाती तफरीक के सिलसिले में अहमियत रखती है, और जो एक तरह से आप देखिएगा तो हिंदुस्तान का जो माशरा रहा है, या जो हिंदू माशरा रहा है, उसकी बुनियाद है
उसकी बुनियाद भी है, उसकी शनाख्त भी है, कुछ मामलों में उसकी कमजोरी भी है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा लाजमी जुज है जिसके बगैर आप हिंदुस्तानी या ख़ास तौर पर हिंदू माशरे को समझ नहीं सकते। और ये है कास्ट सिस्टम या जातबंदी का निज़ाम। कास्ट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। जो इब्तदाई दौर है वैदिक अहद का, उसमें हम देखते हैं कि लोगों को उनके पेशे के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कोई किसान का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई और भी काम करता है। तो ये प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, यानी ये पेशावराना जमातें थी, और इनमें कोई हेरिडिटरी या कोई विरासत का मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर किसान है तो किसान का बेटा किसान ही होगा, अगर लोहार है तो लोहार का बेटा लोहार ही होगा। ये लाजमी नहीं था। और ऋग्वेद में इस तरह के हवाले मिलते हैं कि जहाँ एक ही खानदान के अलग अलग लोग अलग अलग पेशों से जुड़े हैं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक, जो अवाखिर है वैदिक अहद का, वहां तक हम लोग देखते हैं कि अब जो पेशे हैं उनका ताल्लुक इंसान की पैदाइश या उसके बर्थ से जुड़ने लगता है। अभी ये बात बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुई है, मगर शुरुआत हो जाती है। उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी खेती का काम कर रहा है, अब उसके घर में जो उसका बेटा है, जाहिर है कि उसको खेती के काम के बारे में ज़्यादा पता होगा, शायद उसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी हो, तो अपने बाप के मरने के बाद वो उसी काम को आगे लेकर बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें एक रिजिडिटी आ गई। रिजिडिटी इस माने का आ गई कि अगर कोई दूसरे पेशे में जाना चाहे, दूसरे व्यवसाय में जाना चाहे, दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना चाहे, तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं। यानी अगर कोई किसान है तो उसकी औलाद भी किसान का ही काम करेगी। अब वो अगर चाहे कि वो राजा बन जाए, वो चाहे कि वो पुजारी बन जाए, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो दो बातें हो गई। एक तो ये कि प्रोफेशनल मोबिलिटी नहीं रही, एक पेशे से दूसरे पेशे में जाने की जो आज़ादी थी वो नहीं रही। और दूसरी ये कि माशरे में किसी इंसान की क्या हैसियत होगी, क्या उसका रुतबा होगा, अब ये उसके काम से नहीं बल्कि उसकी पैदाइश से, कर्म से नहीं बल्कि जन्म से उसकी पहचान निर्धारित हो। इस जातबंदी निज़ाम में चार जातों की या चार कास्ट की चर्चा होती है, उसका जिक्र होता है, और इसमें तरतीब है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, इनके बाद क्षत्रिय हैं, इनके बाद वैश्य हैं, और आखिर में शूद्र हैं। और दो कैटेगरीज हैं आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन उस पर हम लोग थोड़ा रुक कर बात करेंगे। ब्राह्मणों के बारे में आप जानते हैं कि इनका काम इल्मी काम था, मजहबी काम था। यानी जो भी पूजा होती थी, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, वो तमाम सेरेमनी को, वैसे तमाम कामों का जो संचालन था, उनका जो कंडक्ट करने का काम था, वो ब्राह्मणों के हाथ में था। और यही आलिमों का तबका था, यानी लिखना पढ़ना, ज्ञान हासिल करना, ज्ञान बांटना। तो ये सारे जो इंटेलेक्चुअल काम थे वो ब्राह्मणों के इख्तियार में थे। चाहे वो मजहबी तालीम हो या वो दुनियावी तालीम हो, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा था। ब्राह्मणों को ही इस चीज का हक हासिल था। दूसरे लोगों को ये हक हासिल नहीं था। दूसरे लोगों का जो काम था वो इंटेलेक्चुअल लेवल से थोड़ा अलग था। दूसरे तबके में क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय वो लोग थे जो वॉरियर्स थे, जो जंगजू तबका था, जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, जो लोग
रियासत के इलाकों को तौसी देते थे, इन्हीं से हुक्मरान भी आते थे। तो रूलिंग क्लास और एक तरह से जो मिलिट्री मार्शल कम्युनिटी थी, वो छत्री की शक्ल में थी, रूलर्स एंड द आर्मी और द सोल्जर्स। इनका बुनियादी काम था रियासत की इंतजामिया को देखना, रियासत की हिफाजत करना, जब मौका हो तो रियासत की तौसी करना। तो इनका मजहबी उमूर से कोई वास्ता नहीं था, ये प्योरली एक सेकुलर एंटिटी थी। इसके बाद थे वैश्य, जिनका तीसरा दर्जा था। जो वैश्य थे, उनका काम माशी निज़ाम से जुड़ा हुआ था, खासतौर पर तिजारत का काम वैश्य लोगों के हाथ में था, और ये जो तरतीब थी उसमें इनका मकाम तीसरा था। तो एक तरह से पूरी रियासत को, पूरे माशरे को सस्टेन करने का जो काम था, उसमें वैश्य अहम थे, और इनका काम हर तरह के जो माशी काम होते थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसको कंडक्ट करना था। चौथा और सबसे आखिरी जो तबका था वो शूद्र का था। शूद्र सेवक वर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। ये वो लोग थे जो जो अलग तीन जातें थी, जो अपर थ्री कास्ट थी, उनकी खिदमत के लिए थी, खिदमत गुजारी इनका काम था। तो इसमें नौकर थे, और जो मामूली लोग थे, छोटे छोटे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, वो शूद्र के जुमरे में आते थे, शूद्र की श्रेणी में आते थे। और ये निज़ाम 6th सेंचुरी BCE तक इतना मजबूत हो चुका था कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, ब्राह्मणों ने जो मजहबी और समाजी एक निज़ाम बनाया था, उसमें कास्ट सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये एक एक्सेप्टेड और इंटीग्रल फीचर था ब्राह्मणिकल सोसाइटी का। इसको जो चैलेंज हुआ वो दूसरे तौर पर हुआ, और वो चैलेंज हुआ जब जैनिज्म और बौद्धिज्म जैसे नए मजहब सामने आए, और उसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक और लफ्ज आपको मिलेगा, श्रमण। श्रमण एक मजहबी गिरोह था, और 6th सेंचुरी BCE तक बुद्धिज्म और जैनिज्म का उरूज शुरू हो चुका था। तो ऐसे लोग जो ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग थे, मगर उनकी एक मजहबी हैसियत थी, वो श्रमण की कैटेगरी में आते थे। ये कास्ट सिस्टम का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन समाज में इनका भी अपना एक मर्तबा था, इनका एक रुतबा था, हैसियत थी। और फिर जैसे हर जगह होता है कि माशरे का बहुत अहम पहलू खवातीन या औरतें थी। औरतों के बारे में इस ज़माने में जो मालूमात मिलती हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि इनका जो स्टेटस था, इनका जो मर्तबा था, उसका ज़वाल हो रहा था। जैसे अगर आप ऋग्वेद के ज़माने से देखें तो उसके मुकाबले में बाकी जो 3 वेद हैं, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें औरतों की हालत पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे पहले उनको जो सियासी मामला था, जहाँ विदत की या सभा की मीटिंग होती थी, जहाँ लोग बैठ करके सियासी फैसले लेते थे, उसमें पहले औरतों को भी हिस्सा लेने की इजाज़त थी। मगर लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये इससे भी अलग हो गई, ये अलग कर दी गई। उसी तरह से मजहबी जो रसूम थी, उनमें शुरू में औरतें हिस्सा ले सकती थी, यज्ञ में वो हिस्सा ले सकती थी, लेकिन बाद में इस हक से भी उनको महरूम कर दिया गया। तो बतदरीज औरतों की जो हालत थी, वो इस ज़माने में पहले के मुकाबले में कमज़ोर होने लगी, और कई तरह की पाबंदियां उन पर अब नाफिज हो गई। इसकी भी वजह है, और आप इसको अगर कभी गौर से सोचेंगे, कि जब रियासतें बनती हैं, जब बादशाह आते हैं, तो वो काम मर्दों के हाथ में आता है, मर्दों के हिस्से में आता है। तो एक मेल डोमिनेंस, एक पैट्रियार्की, एक पितरी सत्ता या एक पितरी निज़ाम कायम हो जाता है। और ऐसी पैट्रियार्की में बहुत ही फितरी बात थी कि औरतों का हक और उनका मर्तबा पहले से कम हो, और वो लगातार कम होता ही चला गया। तो ये कुछ ऐसे सोशल ग्रुप थे जो एक हायरार्किकल स्टेटस के मुताबिक अपनी पहचान रखते थे, और उसी पहचान के तहत
समाज में इनका रोल या इनकी जो हैसियत थी और इनकी जो कारकर्दगी थी उसका तयन होता था। अब मईशत का जहां तक सवाल है, तो हमने पहले ही आपसे कहा कि इस जमाने में देही और शहरी दोनों तरह की मईशत का उरूज हो चुका था। शहरों में सनत हिरफत है, तिजारत है, और इस लिहाज से शहरों की जो माशी हालत थी वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वहाँ थी, दौलत का ज़्यादा वहाँ फ्लो था, बहाव था। और जो देही ज़िंदगी थी वहाँ मईशत महदूद थी, ज़राअत और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम, ऐसे सामान जिनका गांव में इस्तेमाल था, मसलन लकड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, गांव का बढ़ी था, गांव का लोहार था, गांव में चमड़े का काम करने वाले लोग थे। तो ये बहुत ही पेटी लेवल के क्राफ्ट्समैन थे, जिनकी ना कोई बहुत ज़्यादा हैसियत थी, ना कोई मर्तबा था, और इनको तो पैसे भी नहीं मिलते थे। होता ये था कि जो गांव के बड़े लोग थे, जिनके पास अनाज था, जिनके पास ज़मीन थी, वो इन लोगों से खिदमत लेते थे और बदले में इनको अनाज दे देते थे। तो एक मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जो थी, यानी ऐसी मईशत जिसमें सिक्कों का इस्तेमाल होता हो, वो गांव में नहीं थी, शहरों में थी। और इसलिए थी कि शहरों में जिस लेवल पर ट्रांजैक्शन होता था, जो लेन देन होती थी, वो इतनी छोटी नहीं होती थी कि उसको आप अनाज के जरिए या किसी दूसरे सामान के जरिए बदल सकें। फिर तजारत में बाहर से भी लोग आते थे, तो उनके लिए ज़्यादा आसान था कि वो कॉइन्स कैरी करें बजाय इसके कोई सामान कैरी करें। तो इसलिए मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का रफ्ता रफ्ता शहरों में उरूज होने लगा था। और हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी का ज़माना आते आते एग्जैक्टली आज की तरह के जो सिक्के थे वो तो वजूद में नहीं आए थे, लेकिन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका था। पंच मार्क कॉइन्स की हम लोग बात करते हैं, ठप्पे वाले सिक्कों की हम लोग बात करते हैं, जो कि मौर्य लोगों के ज़माने तक बिल्कुल आम हो गए थे, पूरे हिंदुस्तान में आम हो गए थे। लेकिन इनकी जो इब्तिदा है वो इस दौर में हो जाती है। और ये बुनियादी फ़र्क शहरी और देही मईशत का बन जाता है कि एक जगह सनत व हिरफत है, एक जगह ज़राअत है, एक जगह तिजारत है और सिक्कों का इस्तेमाल है, दूसरी जगह तिजारत नहीं है, बल्कि माल के बदले माल का एक्सचेंज है, बार्टर है। तो ये बुनियादी फ़र्क भी मईशत में आ जाता है। और इस तरह से जो पुराना एक दौर था, जो हम वैदिक पीरियड में देखते रहे हैं, उससे बदल कर एक नया निज़ाम वजूद में आता है, जो सियासी तौर पर ज़्यादा वसी है, ज़्यादा मुस्तहकम है, जो माशी तौर पर ज़्यादा सरवतमंद है, जहाँ समाज में अब तबक़ाती तफरीक शुरू हो जा रही है। और इस तरह से एक बिल्कुल नया पैटर्न ज़िंदगी का उभरता है। तो आज हम लोगों ने इन्हीं बातों पर कुछ गौर किया कि किस तरह से हिंदुस्तान में तब्दीलियां इस दौर में आई, लेटर वैदिक से लेकर 6th सेंचुरी बीसी तक। और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इस तरह से जो तब्दीली आई और उससे जो एक नया निज़ाम कायम हुआ, उस निज़ाम के क्या दूररस असरात, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हिंदुस्तान की तारीख पर, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पर पड़े। और अगले क्लास में हम लोग इन बातों पर गौर करेंगे, सियासी भी, समाजी भी और इल्मी भी। तो आज के क्लास में इतनी ही बातें आपसे हमें कहनी थी। आपका बहुत शुक्रिया, और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त आपसे ले रहे हैं।